नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ साइलेंस में, जहां हर खामोशी कुछ कहती है। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है जैसी करनी वैसी भरनी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। रवि, उम्र बस 28 साल, शरीर में खून उबलता हुआ, आंखों में सपने और दिल में जिम्मेदारियों का बोझ। कुछ ही समय पहले उसकी सरकारी नौकरी लगी थी, सब इंस्पेक्टर की। वर्दी पहनते समय उसे हमेशा यही लगता जैसे यह कपड़ा नहीं बल्कि देश की जनता ने उस पर भरोसा किया हो। उस शाम रवि अपने थाने में बैठा ही था कि अचानक कंट्रोल रूम से कॉल आया। एक वृद्धाश्रम में बदहाल हालत की सूचना मिली है, टीम लेकर तुरंत वहां पहुंचो। रवि ने तत्परता से कहा, जी सर, अभी निकल रहे हैं। रवि ने तुरंत टीम को बुलाया। गाड़ी स्टार्ट हुई और सायरन की आवाज हवा में फैल गई। वह पूरी तन्मयता से आगे की सीट पर बैठा था, दिल में बस एक ही बात, पता नहीं वो कैसे लोग होंगे जिन्होंने अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम भेजा होगा। वृद्धाश्रम शहर के बाहरी इलाके में था। दरवाजे पर ताला नहीं था, गेट खुला हुआ लेकिन वीरान। अंदर घुसते ही जोर की बदबू, अमोनिया, गंदगी, सीलन, लावारिस होने की बदहाली की बदबू। रवि की टीम आगे बढ़ी। दीवारों पर पुरानी जली पेंट की लकीरें, जगह जगह जाले और एक कोने में बैठे कुछ बुजुर्ग, बिना हाव भाव के, बिना उम्मीद के, जैसे जीना अब सिर्फ लाशों को ढोने जैसा रह गया था। रवि की आंखें भर आईं, पर वो खुद को संभाले रहा। अम्मा, खाना मिला? उसने झुककर एक बूढ़ी अम्मा से पूछा। अम्मा ने कांपते हाथों से इशारा किया। 2 दिन पहले मिला था, उसके बाद इंतजार ही कर रहे हैं। रवि निशब्द रह गया। उसके भीतर आग भभक उठी। कुछ दूर एक बुजुर्ग बिस्तर पर पड़े कराह रहे थे, कपड़े गीले, शायद कई दिनों से वही मलमूत्र सड़ चुका था। उधर एक दादी को स्टाफ ने धक्का देते हुए कहा, चुप बैठ बुढ़िया, ज्यादा नाटक मत कर। रवि ने उसी क्षण उस स्टाफ का कॉलर पकड़ लिया। इंसान हो या इंसानियत के नाम पर धब्बा, वो चिल्लाया। स्टाफ कांपने लगा। उसे हथकड़ी लगाकर गाड़ी में भेजा गया। पूरा वृद्धाश्रम छानते हुए रवि एक एक कमरे की हालत दर्ज करवा रहा था। मेडिकल टीम, सफाई दल सब बुला लिए गए। इसी दौरान उसकी नजर एक कोने में बंद कमरे की खिड़की पर पड़ी। अंदर अंधेरा था, लेकिन वहां कोई था। अंदर से कुछ कराहने जैसी आवाज का एहसास हुआ उसे। वो खिड़की के पास गया, बहुत हल्की सी करवट लेने की आवाज। उसने टॉर्च की रोशनी अंदर डाली और उसकी सांसें जम गई। वहां एक बूढ़ा आदमी टेढ़े होठों और हड्डियों सा कमजोर शरीर लिए जमीन पर पड़ा था। पैरों में रस्सी बंधी थी, जैसे किसी जानवर को बांधा जाता हो। धूप पानी का नामो निशान नहीं। रवि झटके से पीछे हटा। उसकी धड़कन तेज हो गई। कुछ तो है, कुछ अजीब सा। ताला तोड़ो, उसने आदेश दिया। टीम ने ताला तोड़ा। दरवाजा खुलते ही बदबू का भयानक झोंका आया। रवि मुंह में रुमाल लगाए अंदर गया। झुककर उस बुजुर्ग का चेहरा देखा और उसके पैरों तले जमीन ही खिसक गई। एकाएक उसके मुंह से निकला, दादाजी। वो चीख पड़ा। उसने हिलाकर देखा। कमजोर आंखों ने बस हल्की सी कपकपी ली, लेकिन उन आंखों में सिर्फ सूनापन था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद कांपते होठों से आवाज आई, रवि। एक सूखी सी आवाज निकली। रवि वहीं फूट फूट कर रोने लगा। दादाजी, आप यहाँ कैसे? आपकी ये हालत किसने की? आपने बताया क्यों नहीं? वो उन्हें रस्सी से आजाद करता गया। रस्सी के साथ रवि का कलेजा भी टूटता जा रहा था। उसके दादाजी श्याम बाबू एक समय गांव के सबसे जिंदा दिल किसान थे। मिट्टी से प्यार, पौधों से प्यार, लाख दुखों में भी मुस्कानों से भरी बातें। पर आज नाकाम इंसानों से भी बदतर हालत में। रवि ने उन्हें अपनी गोद में उठाया, अस्पताल की तरफ भागा। पूरी मेडिकल टीम जुटा दी। 3 दिन, फिर 5 दिन, फिर 10 दिन। श्याम बाबू धीरे धीरे ठीक होने लगे। रवि रोज उनके सिर पर हाथ फेरकर पूछता, दादाजी बोलिए, आपको यहाँ कौन लाया? मम्मी पापा ने तो कहा था आप गांव में खुश हैं। श्याम बाबू की आंखें नम हो गई। वे दीवार घूरते हुए बोले, गांव में अब क्या बचा बेटा, जो मैं वहां खुश रहता। श्याम बाबू ने खिड़की के बाहर आसमान को देखा, जैसे यादों का अंधड़ फिर से उठने लगा हो। बेटा, खुशी तो तभी तक थी जब तक अपनी मिट्टी थी, पर जब मिट्टी ही छिन गई तो जिंदगी भी छिन गई। धीरे धीरे उन्होंने पूरी कहानी बताई। कुछ साल पहले गांव की जमीन पर एक बड़ी कंपनी ने अपनी नजर गड़ा दी। सरकार ने अधिग्रहण किया और बदले में अच्छा खासा मुआवजा भी आया।
रवि के पिता और माँ शहर में रहते थे। उन्होंने फोन पर कहा, पापा पैसे अच्छे से संभाल कर रखना होगा, अब आपकी उम्र भी हो गई है, आपको कुछ अच्छे से याद नहीं रहता। ये पैसे हमारे अकाउंट में डलवा दीजिए, वो सुरक्षित रहेगा और आप यही हमारे पास आ जाइए, हम संभाल लेंगे। आप अब अकेले हैं, इसलिए हम सब मिलकर रहेंगे। श्याम बाबू को विश्वास था बेटे पर, बहू पर, आखिर अपने ही तो थे। लेकिन धीरे धीरे बेटा बहू के ताने बढ़ने लगे। श्याम बाबू की बहू वसुधा को अब एक बुजुर्ग का एक्स्ट्रा काम हो गया था जो उसे बोझ लगता। रवि तब दिल्ली में सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए गया था, इसलिए उसे इन सब के बारे में कुछ पता नहीं था। उसके माता पिता ने उसे कुछ बताना जरूरी भी नहीं समझा। श्याम बाबू बुजुर्ग तो हो ही गए थे, लेकिन अच्छे से ख्याल न रखने के कारण उनकी हालत और खराब हो गई थी। तभी एक दिन वसुधा ने अपने पति विजय के कान भरने शुरू किए। वो अक्सर कहती, देख रहे हो घर नर्क बन गया है, दुनिया भर की दवाइयों का खर्चा और एक कमरा गंदगी से भरा रहता है अलग। इन्हें किसी वृद्धाश्रम क्यों नहीं छोड़ देते, कुछ तो शांति रहेगी जिंदगी में। कुछ दिनों तक विजय ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब रोज डॉक्टर के चक्कर लगाना, रोज नई चादर बदलना, ये सब उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वसुधा राम बाबू को हाथ भी नहीं लगाती और एक दिन दोनों ने मिलकर फैसला लिया कि उन्हें वृद्धाश्रम छोड़ आएंगे। उन्होंने पास के किसी वृद्धाश्रम में नहीं, बल्कि वहां से काफी दूर एक वृद्धाश्रम में भेज दिया और दोबारा उन्हें देखने भी नहीं आए। इधर रवि का सिलेक्शन सब इंस्पेक्टर के पद के लिए हो गया था। उसने अपने पसंद की लड़की सौम्या से शादी की इच्छा जताई, जिसे विजय और वसुधा जी मान गए। धूमधाम से रवि की शादी हुई। उसने कई बार दादाजी के बारे में पूछा। वसुधा और विजय ने यही बताया कि तुम अपने पसंद की शादी कर रहे हो, ये बात तुम्हारे दादाजी को बिल्कुल पसंद नहीं, वो पुराने ख्यालों के हैं, इसलिए नहीं आए। रवि के मन में भी इस बात के लिए टीस थी। उसने कई बार सोचा कि सौम्या को दादाजी से मिलवा दे, बहू को देखकर उनका गुस्सा शांत हो जाएगा, लेकिन हर बार विजय और वसुधा ने उसे रोक दिया। अपने वृद्धाश्रम तक पहुंचने की आप बीती सुनाते सुनाते श्याम बाबू की आवाज भर्राक गई। उन्होंने कहा, भरोसा था बेटा, लेकिन उन्होंने धोखा दिया। 2 साल, पूरे 2 साल मैं इस नर्क में पड़ा रहा। न किसी ने पूछा, न कोई देखने आया। कई दिन तक खाना भी नहीं मिलता। पता नहीं मुझे मौत कैसे नहीं आई। रवि की मुट्ठियां कस गई। उसका खून खौल रहा था, गालों से आंसू बहते जा रहे थे। दादाजी, आपको इतना दर्द दिया, वो भी मेरे माता पिता ने। रवि का स्वर कांप रहा था, गुस्से और पीड़ा दोनों से। श्याम बाबू ने उसके हाथों को अपने झुर्रियों भरे हाथों से थाम लिया। बेटा, जो हुआ भूल जाओ। माता पिता कितने भी गलत क्यों न हो, आखिर वो माता पिता हैं। मैं तो आज भी उनका अच्छा ही चाहता हूँ। रवि ने सिर हिलाया। नहीं दादाजी, जिन्होंने आपको उस नर्क में छोड़ा, मैं उन्हें कभी माफ नहीं कर सकता। आपके बूढ़े होने पर आपको फेंक दिया, उन्हें सजा तो मिलेगी ही। उसकी आंखों में आग थी, न्याय की आग। कुछ ही हफ्तों में दादाजी ठीक हो गए। रवि उन्हें अपने घर ले आया। पत्नी सौम्या ने हंसते हुए दरवाजा खोला, पैर छूकर उनका स्वागत किया। आइए दादाजी, अब ये घर आपका है, आपकी जिम्मेदारी अब से मेरी। मैं भी तो आपकी पोती हूँ ना। श्याम बाबू के आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उन्होंने उसे बहुत आशीर्वाद दिया। वो बहुत संस्कारी और दिल की भली थी। उनके लिए गर्म खाना, दवाइयाँ, हर चीज का ख्याल रखती। श्याम बाबू ने सोचा, बेटे ने भले ही धोखा दिया हो, लेकिन पोता और पोती बहू मेरे लिए भगवान के रूप हैं। धीरे धीरे रवि और सौम्या के जीवन में फिर से शांति लौटने लगी, लेकिन रवि का गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था। वो एक रात सौम्या के पास सोफे पर बैठा। सौम्या, मैं अपने माता पिता को सबक सिखाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगी? इतने बड़े अपराध की माफी तो नहीं हो सकती। सौम्या ने बिना सोचे उसका हाथ थाम लिया। हाँ, तुम्हारे दादाजी मेरे लिए भी उतने ही आदरणीय हैं। जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया, उन्हें भी एहसास कराना होगा कि घर से दूर जाकर अभाव में पड़े रहना कैसा लगता है। दोनों एक दूसरे को देखकर हल्के से मुस्कुराए, लेकिन ये मुस्कान तूफान की प्रस्तावना थी। कुछ दिनों बाद रवि दादाजी को केयर टेकर और नर्स के हवाले करके बनारस में छुट्टियां मनाने निकल गया। उधर विजय और वसुधा जी ने देखा कि बेटा और बहू वापस आ गए हैं। वो बहुत खुश हुए। सौम्या शुरू के 1-2 दिन तक अच्छे से रही, फिर उसने अपना रंग दिखाना शुरू किया। वो धीरे धीरे चिड़चिड़ी होने लगी। घर का काम करने से इनकार, सास पर झल्लाना और विजय को भी ताने देने से पीछे न हटती।
रवि भी उसका साथ देता, उसे कभी रोकता टोकता नहीं। और एक दिन सौम्या चिल्लाई, रवि, ये तुम्हारी माँ जब देखो तो बिस्तर में पड़ी रहती है, या तो मोबाइल चलाती रहेगी या टीवी देखती रहेगी। एक काम इस बुढ़िया से नहीं होता, बोझ बनकर बैठी है। और ये उनके पति बुढ़ऊ जी, इनकी चाय की फरमाइश ही खत्म नहीं होती। अरे पेट है या चाय की मशीन, एक काम बोल दो इन दोनों में से किसी को, तो उनके घुटने पैर कमर सब पकड़ लेंगे। दुनिया का सारा बुढ़ापा इनके पास आ जाएगा, लेकिन जब घूमना होता है तो दौड़ दौड़ के घूमेंगे दोनों। मैं कहती हूँ इन दोनों को आप किसी वृद्धाश्रम में छोड़कर आइए, मैं अब इन दोनों के साथ नहीं रह सकती। वैसे भी अगले महीने आपका ट्रांसफर इसी शहर में हो जाएगा, तो क्या मैं इन बुढ़े बुढ़ियों को झेलते बैठे रहूंगी? आपको आज फैसला करना ही पड़ेगा, या तो ये रहेंगे या तो मैं। वसुधा और विजय सौम्या की इस बात को सुनकर जड़ हो गए। थोड़ी देर तक तो उनका दिमाग ही सुन्न हो गया। फिर वसुधा ने कहा, बहू, इतने दिनों से मैं तेरा नाटक देख रही हूँ, लेकिन कुछ नहीं बोल रही। पर आज तो तूने हद पार कर दी है। तू हमारे ही घर में रहकर हम दोनों को वृद्धाश्रम भेजने के लिए कह रही है। निकलेगी तो तू इस घर से। तभी सौम्या व्यंग भरी मुस्कान के साथ जवाब देती है, मम्मी जी, ये घर अब आपका नहीं, मेरा और रवि का है। आपको याद नहीं, जिस दिन हम आए थे उसके दूसरे ही दिन एक कागज पर आपके साइन करवाए गए थे, आपके और पिताजी दोनों के। वो इसी घर के कागज थे। अब ये घर कानूनी रूप से मेरा और मेरे पति का है। तो मैं चाहूँ तो आपको रखूं या चाहूँ तो निकाल दूं। और मैं ये चाहती हूँ कि आप दोनों बूढ़े इस घर से निकल जाइए। मैं नहीं चाहती कि आगे चलकर आप लोग बिस्तर में पड़े और इस घर में गंदगी फैलाए, बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हाथ पैर चलते ही निकल लीजिए यहाँ से। वसुधा और विजय को अपनी कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। विजय ने रवि की तरफ देखा और कहा, ये सब क्या है रवि? क्या सौम्या सच कह रही है? रवि ने बेफिक्री से जवाब दिया, हाँ पापा, वो सच कह रही है। वो क्या है कि अगले महीने मेरा ट्रांसफर यहाँ होने वाला है और इतने साल से हम दोनों अकेले ही रह रहे हैं। अब यहाँ आने के बाद आप और मम्मी हमारी निजी जिंदगी में किचकिच तो करते ही, इसलिए हमने फैसला लिया था कि ये घर हम अपने नाम करवा लेंगे और अगर आप अच्छे से रहे तो आपको साथ रखेंगे, नहीं तो किसी वृद्धाश्रम छोड़ देंगे। लेकिन आप दोनों तो अच्छे से रहे ही नहीं और मैं अपनी पत्नी का दिल नहीं दुखा सकता। आखिर उसके प्रति भी मेरी जिम्मेदारी है। उसने अपना पूरा जीवन मेरे लिए समर्पित किया है, तो उसकी बात का मान तो मुझे रखना होगा। इसलिए कल आप दोनों अपना सामान पैक कर लीजिएगा, मैं आपको वृद्धाश्रम छोड़ आऊंगा। वसुधा की आंखों में आंसू आ गए। उसने रोते हुए कहा, तेरी जिम्मेदारी तेरी पत्नी के लिए है, क्योंकि उसने अपना जीवन तुझ पर समर्पित किया। क्या तेरी जिम्मेदारी हमारे प्रति नहीं, जिन्होंने तुझे जीवन दिया है, तुझे इस लायक बनाया है? क्या तेरी हमारे प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं? रवि ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया और बोला, माँ, वो आप दोनों का कर्तव्य था। आप दोनों ने मुझे पैदा किया, इसलिए आप मुझे अच्छे से अच्छी परवरिश दें, ये आपका कर्तव्य था। आप लोगों ने पैदा करने से पहले मुझसे पूछा तो था नहीं कि मैं इस दुनिया में आना चाहता हूँ या नहीं। तो अब फालतू का रोना धोना मत करिए, कल आप दोनों तैयार रहिएगा। एक पल में विजय और वसुधा की जिंदगी पलट गई। उस रात वो दोनों एक दूसरे के आंसू पोंछते हुए बिताए। विजय को अब रह रह के याद आ रहा था कि कैसे उसने अपनी सहूलियत के लिए अपने पिता को इसी तरह वृद्धाश्रम में छोड़ा था, और वह तो उस समय काफी बुजुर्ग भी थे। विजय ने नम आंखों से वसुधा से कहा, कर्मों की सजा हमें मिलती है, ये बात आज साबित हो गई। उधर हमने अपने पिता को उनके वृद्धावस्था में वृद्धाश्रम छोड़ा और आज वही कर्म हमारे पास वापस लौट आया है। हमारा बेटा हमारे साथ वही कर रहा है जो हमने अपने पिता के साथ किया। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर रोने लगते हैं। अगले दिन रवि सुबह ही विजय और वसुधा जी को उस वृद्धाश्रम में ले जाता है जहां उन्होंने श्याम बाबू को भेजा था। उस वृद्धाश्रम को देखकर विजय की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसे याद आता है कि इसी वृद्धाश्रम में उसने अपने बाबूजी को छोड़ा था। रवि उन्हें बाहर छोड़कर बिना कुछ बोले तुरंत ही गाड़ी घुमाकर वापस आ जाता है। वसुधा और विजय आंखों में आंसू लिए वृद्धाश्रम के अंदर चले जाते हैं। वहां वो अपने पिता को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलते। विजय वहीं बैठकर फूट फूट कर रोने लगता है और कहता है, लगता है पिताजी हमें छोड़कर चले गए वसुधा। हम अंतिम समय में उनके दर्शन भी नहीं कर पाए। हमने इतना बड़ा गुनाह किया, उसकी सजा तो हमें मिलनी ही थी, और सजा यही है कि हम भी इस वृद्धाश्रम में अपना बुढ़ापा गुजारे जहाँ हमारे पिता ने अंतिम सांस ली। ये कहकर दोनों फूट फूट कर रोने लगे। तकरीबन एक हफ्ते तक विजय और वसुधा इसी वृद्धाश्रम में रहे।
वहां उन्हें बहुत ही खराब क्वालिटी का खाना दिया जाता। 1-2 दिन तो उन्हें खाना दिया भी नहीं गया। विजय आत्मग्लानि से ग्रस्त था। उसे हर बात, हर असुविधा के लिए यही लगता कि जो आज हमें इतना खराब लग रहा है, यही सब हमारे पिता के ऊपर भी बीती होगी। 1 हफ्ते तक विजय और वसुधा उस वृद्धाश्रम में अपने कर्मों का भुगतान करते रहे। तभी एक दिन रवि आया। रवि को देखते ही विजय और वसुधा भागे भागे वृद्धाश्रम के बाहर आए और उसके पैरों में गिर पड़े। विजय वसुधा टूट चुके थे। गंदा खाना, दुर्गंध से भरा कमरा, अनदेखी, अपमान, बुजुर्गों के चित्कार, इन सब से उनका कलेजा छलनी हो चुका था। विजय हाथ जोड़कर रवि से कहता है, बेटा, हमने तुझसे एक बात छुपाई थी। हमने तुम्हारे दादाजी को इसी वृद्धाश्रम में उनके अंतिम समय में लाकर छोड़ दिया था, क्योंकि वो बहुत वृद्ध हो गए थे और घर में हमें बोझ लगने लगे थे। तूने बहुत सही किया जो हमें अपने कर्मों की सजा दी। हम इसी लायक हैं। यहाँ जिस तरीके से हम दिन बिता रहे हैं, अब मुझे ये सोच सोच कर आत्मग्लानि और खुद से घृणा होती है कि हमने ऐसी जगह पर अपने पिता को छोड़ा था। रवि बिल्कुल शांत स्वर में कहता है, मुझे पता है आप लोगों ने दादाजी के साथ क्या किया और वो इस वक्त बिल्कुल ठीक है और मेरे साथ हैं। मैंने जो भी आप दोनों के साथ किया, ये आपके उस पाप का एहसास दिलाने के लिए था जो आपने दादाजी के साथ किया। मैं इतना गिरा हुआ नहीं कि माता पिता को ऐसे मरने को छोड़ दूं। वो सब एक नाटक था। वो घर आपके ही नाम है और आज मैं आप दोनों को यहाँ से लेने आया हूँ। आपको आपके घर छोड़ दूंगा। विजय और वसुधा की आंखों से लगातार आंसू बहते जा रहे थे। वो इतने शर्मिंदा थे कि उनके पास अपनी सफाई के लिए कोई शब्द भी नहीं थे। रवि ने उन दोनों को ले जाकर घर छोड़ा और घर से निकल गया। घर में अब सौम्या नहीं थी। वसुधा ने हैरानी से पूछा, बहू सौम्या कहाँ है? रवि ने बताया, वो दादाजी के पास है और अब मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आप दोनों रहिए अपने इस आशियाने में, लेकिन आज के बाद आप भूल जाइएगा कि आपका कोई बेटा और बहू भी थे। यही आपकी असली सजा है कि आप दोनों इस घर में अकेले रहें। इतना कहकर रवि वहां से चला जाता है। विजय और वसुधा अपने कर्मों पर पछताते वहीं खड़े आंसू बहाते रहते हैं। आज उन्होंने अपना बेटा नहीं, अपनी जिंदगी खो दी थी। दोस्तों, क्या रवि ने अपने माता पिता के साथ सही किया? आप इस कहानी के बारे में अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जाते जाते हमें ये जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को भारत के या दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं। राधे राधे।